ब्रायलर जो है बेसिकली बना ही गोश्त के लिए है। हार्मोनल थेरापी जो है उसके जो बेसिक रूट्स हैं वो है ऑरल या फिर इंजेक्टेबल ना। और ये कैसे मुमकिन है कि 30,000 का एक फ्लॉक है या मुर्गियों का एक शेड है, वहाँ पे 2 टाइम या 3 टाइम ऑरली या इंजेक्टेबल जो चीज़ें हैं वो दी जा सकें 2 टाइम या 3 टाइम। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ मिथ है। पोल्ट्री फीड जो है उसमें जो 60 से 65% जो है मुश्तमिल होती है हमारे ग्रेन्स में, जिसमें बुनियादी तौर पे मकई जो है वो हमारे लिए आप कह लें बेसिक इंग्रेडिएंट है, सोयाबीन मील है, फ़िश मील है, सनफ्लावर मील है। लोगों के ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर जाता है। देसी को भी वही फीड दें, कमर्शियल फीड। कुछ अरसे के बाद आप भी देखेंगे कि उसमें भी अंडे की जर्दी जो है वो थोड़ी सी लाइटर कलर की हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो जनरल मैनेजर हैं ताशकंद फीड्स के। हम इनसे जानेंगे कि हमारे माशरे में एक बहुत कॉमन मिथ पाई जाती है कि ब्रायलर मुर्गी को जो फीड दी जाती है वो ठीक नहीं होती और देसी मुर्गी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और उसे खाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी बारे में हम इनसे जानेंगे क्योंकि इनका फीड का काम है। ये ऑपरेशनल मैनेजर भी रह चुके हैं और अब जनरल मैनेजर के तौर पर भी सर्व कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या वाकई फ़ीड में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिसको खाने से इंसानी सेहत पे मुज़र असरात होते हैं या ये सब सिर्फ बातें हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि देसी मुर्गी और ब्रायलर इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों को खाने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसानात होते हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कुछ फार्म वाले इस्तेमाल करते हैं जिसका नुकसान है। आइए इनसे मिलते हैं और ये सब बातें जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजम्मिल एजाज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने बहुत सारे इदारों में काम किया और अच्छी पोस्ट पे काम किया, ख़ास तौर पे ये पोल्ट्री फीड से रिलेटेड। मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत ज़्यादा मिथ हमारे यहाँ पाई जाती है कि जो मुर्गियों की खुराक होती है, चूज़ों की जो खुराक होती है वो ठीक नहीं होती, उसमें हार्मोन्स का इस्तेमाल होता है और कुछ ख़तरनाक अद्वियात का इस्तेमाल होता है। ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं या ये सब मिथ ही है? मोहतरम, ये सारी जो हैं ये मिसकॉन्सेप्ट हैं और हमारे मुल्क में जैसे आप कहते हैं ना सीना गजट बातें चलती हैं, उसमें आप ये समझ लें कि ये भी एक मिथ है, मिथ के अलावा कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि आपने हार्मोन का जिक्र किया, हार्मोनल थेरापी जो है उसके जो बेसिक रूट्स हैं वो है ऑरल और आपके मुंह के ज़रिए या फिर इंजेक्टेबल ना। और ये कैसे मुमकिन है कि 30,000 का एक फ्लॉक है या मुर्गियों का एक आप कह लें शेड है, वहाँ पे 2 टाइम या 3 टाइम ऑरली या इंजेक्टेबल जो चीज़ें हैं वो दी जा सकें 2 टाइम या 3 टाइम। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सिर्फ मिथ है और लोगों की बताई हुई बातें हैं। इसके अलावा इसमें कोई जो है ना वो सच्चाई नहीं है। सर, मुझे ये बताइएगा कि जो फीड होती है वो किस तरह से तैयार की जाती है और इसमें क्या क्या अज्जा शामिल होते हैं? अच्छा, उसमें ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। बेसिकली पोल्ट्री फीड जो है उसमें जो 60 से 65% जो है आप कह लें वो मुश्तमिल होती है हमारे ग्रेन्स में, जिसमें बुनियादी तौर पे मकई जो है वो हमारे लिए आप कह लें बेसिक इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन सोर्सेज हैं। प्रोटीन सोर्स में आप कह लें सोयाबीन मील है, फ़िश मील है, सनफ्लावर मील है। मील इसलिए कहते हैं कि मील और केक में थोड़ा फ़र्क होता है। मील वो होता है जब ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है थ्रू मैकेनिकल और थ्रू आप कह लें सॉल्वेंट, उसके बाद जो चीज़ बचती है उसे मील्स कहते हैं। वो प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स होता है और प्रोटीन बेस पे अब नहीं बल्कि इससे भी आगे साइंस चली गई है। साइंस इसलिए कि भाई अब जो पोल्ट्री फीड है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि उसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल क्या है और उसका जो प्रोटीन है वो उसकी जो बाइफर्केशन है या उसका बेसिक यूनिट है वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं। और हम उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बेस पे उसकी यानी कि उसका इंहज़ाम जो है बर्ड का वो किस हद तक उसे जज़ब कर सकता है, अपना जुज़्व बदन बना सकता है, उसकी बुनियाद पे हम जो है वो फार्मुलेशन करते हैं। और जितना पोल्ट्री फीड जो है दुनिया में बैलेंस डाइट्स या बैलेंस राशंस फार्मुलेट होते हैं, आप कह सकते हैं कि उतना ह्यूमन बीइंग की भी डाइट जो है वो फार्मुलेट नहीं होती। सही।
सर इसमें जो इनकी फीड तैयार की जाती है उसमें क्वालिटी को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए आप क्या क्या काम करते हैं? उसमें बुनियादी तौर पे जब भी कोई रॉ मटेरियल आता है तो उसके पैरामीटर्स जो हैं हमने मार्केट में जो हमारे सप्लायर हैं वो बेशक ग्रेन्स सप्लाई कर रहे हों, बेशक वो मील सप्लाई करते हों, बेशक वो आप कह लें मेडिसन जिसमें वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है हमने उन्हें डिफ़ाइन किए होते हैं। उसकी बुनियाद पे हम अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे उन्हें देते हैं कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि इतनी इतनी क्वांटिटी में इस क्वालिटी का हमें रॉ मटेरियल चाहिए। उसकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए हमारे पास लैब्स हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आप पैरामीटर्स हैं, उसमें हम अपनी जो हमारी सेंसेस हैं जैसे सूंघने की, चखने की, आप कह लें स्मेल करने की, इन सेंसेस के अलावा हमारे पास जो है लेटेस्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे कि हमारे अपने इदारे में ताशकंद फीड्स में भी एक फुल फ्लैज लैब है जो उसकी ना सिर्फ आने वाले अज्जा को अच्छी तरह चेक करते हैं बल्कि जो फिनिश फीड बनती है उसके भी रूटीनली टेस्ट वगैरह होते हैं और उस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो भी हम चीज़ सप्लाई करें या पोल्ट्री फीड सप्लाई करें वो अप टू द मार्क हो। सर ताशकंद फीड्स में आप बतौर जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं, सर ये इदारा क्या क्या काम करता है और ये इदारा ख़ास तौर पर किस तरह क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता? उसमें देखें हर इदारा जो भी मारद वजूद में आता है वो डेफिनेटली उसका जो एम है एक तो वो डिपेंड करता है कि भी उसका जो मालकान है उनका सोच जो है पॉजिटिव है या वो इदारे के हमारे जो मालकान हैं या जो हमारे सीईओ हैं, जो हमारे इदारे के जो आप कह लें एग्जेक्टिव्स हैं, उनका बेसिकली वो फार्मर हैं, यानी कि पहले फार्मिंग करते थे फिर फीड मिलिंग में हैं। अब फीड मिलिंग आने के बाद अभी भी उनकी जो आप कह लें कि जो हमदर्दियां हैं या जो भी वो इदारे ज़ाहिर है वो उससे वो प्रॉफिट तो अर्न करते हैं, लेकिन उन अर्निंग के बावजूद उनकी जो हमदर्दी हैं वो ज़्यादातर फार्मर्स के साथ हैं। वो कोशिश करते हैं कि फार्मर्स को नुकसान ना हो हमारी फीड की वजह से। मैंने आपको बताया कि उसकी जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए वो बेहतरीन लैब भी और बेहतरीन स्टाफ भी और बेहतरीन जो है अज्जा ख़रीदने की कोशिश करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ये काफ़ी मशहूर है और लोग इस पर बिलीव भी करते हैं कि जो एक देसी मुर्गी होती है उसको खाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, इंसान में ताकत आती है, इस तरह की चीज़ें, और जो एक ब्रायलर मुर्गी है उसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये बात कितनी दुरुस्त है और कितनी गलत है? उसमें यह है कि मोहतरम आपने जैसे ज़िक्र किया, जो चीज़ स्केर होगी, जो कम होगी, उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। बेसिकली जो अबंडेंट चीज़ होती है लोग जो है उसकी जो है क्वालिटी को शक की निगाह से देखते हैं कि इतनी चीज़ कैसे बन गई। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि ब्रायलर जो है बेसिकली बना ही गोश्त के लिए, उसका जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसके जीन्स को मुख्तलिफ़ नस्लों से कलेक्ट करके उनका जो मजमूआ है उसकी शक्ल आपके सामने है। ये पहले 100 दिन में आप कह लें कि 1.5 kg या 2 kg वज़न हम अटेन करते थे। अब जो है साइंस जेनेटिकली और थ्रू पोटेंशियल जो है उसका जेनेटिक पोटेंशियल जो है वो एक्सप्लोर करके वो तकरीबन आप कह लें 5 से 6 हफ्ते में हम 2 kg प्लस वज़न जो है वो अटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों के ज़हन में ये ख्याल आता है कि ये इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर जाता है। हालांकि उसकी अब लेयर को वही फीड दें जो ब्रायलर को दी जाती है, तो लेयर जो है चूँकि बनी ही अंडों के लिए है, इसलिए वो इतनी देर में उतना वज़न अटेन नहीं कर सकती। इसी तरह देसी जो है वो बेसिकली हमारा बर्ड है, लेकिन वो चूँकि स्केर है। दूसरे नंबर पे ये जस्ट मिथ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसकी क्वालिटी में और उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं। अगर फ्री रहें, अगर देसी को भी वही फीड दें, कमर्शियल फीड, तो कुछ अरसे के बाद आप भी देखेंगे कि उसमें भी अंडे की जर्दी जो है वो थोड़ी सी लाइटर कलर की हो जाएगी और उसके अलावा वो जो है आप कह लें कि भी वही आपको जो है ना प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। सर ये यखनी के बारे में काफ़ी मशहूर है कि देसी मुर्गे की यखनी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो ब्रायलर की जो यखनी है तो इसमें ये आप थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या फ़र्क है? देखिए मेरे भाई, जो है आप लेइंग जो बर्ड हैं, जो लेयर्स हैं, वो अपनी जो है अंडे देने की सलाहियत जो है
मसलन जो हमारी देसी की है वो आप कह लें 150 से 200 एग्स जो है पर एनम उसकी कह लें प्रोडक्शन साइकिल है। इसी तरह जो लेयर है वो तकरीबन आप कह लें 350 से 350 अंडे जो हैं वो अपनी एक लाइफ साइकिल में देती है। तो जब वो लाइफ पूरी कर जाती है तो यही होटलों में देसी के नाम से जाती है और इसकी यखनी और इसके जो मामलात हैं, लेयर भी चूँकि मैच्योर बर्ड है, देसी भी चूँकि मैच्योर बर्ड है, इसलिए उसकी यखनी और उस यखनी में आप पहचान नहीं कर सकते। तो ये जस्ट ये है कि मैच्योरिटी का लेवल जो है उसकी वजह से उसकी यखनी में और उसकी यखनी में फ़र्क है ब्रायलर की। सर गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसे आने वाले वक्त में इकदाम उठा रही है जिसमें इस चीज़ को कुछ बेहतर किया जा सके, क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से, और इन सब चीज़ों को देख रही है? जी बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है, मैं आपको बताता हूँ कि जब 1964 में पाकिस्तान में PIA और शेवर ने ये जॉइंट वेंचर किया था, पोल्ट्री इंडस्ट्री पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद 2 इदारे PRI रावलपिंडी, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रावलपिंडी और पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कराची, ये मार्ज़ वजूद में आए थे। उन्होंने पोल्ट्री की बेहतरी के लिए मसलन वैक्सीन्स और मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको कोशिश की, बनाने की कोशिश की। लेकिन इसमें ज़्यादा रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। हाँ, अलबत्ता अब जो है कुछ सालों से गवर्नमेंट इस पर चेक रख रही है और इसका चेक होना भी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हर इदारा जो है अब जो है स्टैटिस्टिकली वो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। मसलन पहले ये इसकी कोई फीड मिल्स की कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं था, किसी किस्म का इसका कोई आदादो शुमार नहीं थे, बल्कि ये आप कह लें ड्राइंग रूम के जो स्टैटिस्टिक्स है। अब जो है इदारे काम कर रहे हैं और कुछ हद तक, बल्कि कुछ हद तक, काफ़ी हद तक विजिलेंट भी हैं और उसमें सपोर्ट भी करते हैं। सही। सर मुझे ये बताइएगा कि आखिर जब ये जेनेटिकली म्यूटेट करवाया जाता है या बाद में फीड भी दी जाती है, कोई तो इसका नुकसान होगा। हाँ, उसमें आप कह लें कि भी गवर्नमेंट्स या इदारे या जो हमारा मौजूदा सेटअप है उसमें एक बहुत बड़ा खला है। वो खला ये है कि भी पोल्ट्री फार्म जो हैं वो अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और उसका एंटीबायोटिक्स जो है वो बेसिकली उसका विड्रॉल पीरियड होता है। विड्रॉल पीरियड से मुराद ये है कि उसके जो मुज़र असरात उसकी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, जैसे कि आप कह लें अंडों में या गोश्त में उसके जो मुज़र असरात हैं, यानी कि स्लॉटिंग से पहले या अंडे देने से पहले आपने वो अंडे जो हैं जिस दौर में आपने वो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की हैं, अगर उस दौरान आप उसका गोश्त या अंडे इस्तेमाल करेंगे उसके कुछ ना कुछ मुज़र असरात आते हैं। इस चीज़ को चेक करना जो है ना वो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स पे करना चाहिए कि पोल्ट्री फीड में क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, और उसका अंधाधुंध इस्तेमाल जो है स्पेशली फार्म्स पे उसे चेक करना चाहिए। फीड मिल्स में तो एक लिमिट तक आप जो है जस्ट आप एंटीबायोटिक एज अ ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर में के लिए जब एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो मिनिमम क्वांटिटी में इस्तेमाल की जाती है, उसका इतना मुज़र असर नहीं है जितना फार्म लेवल पे। और उसके लिए बेहतरीन मशवरा यही है कि बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन की जाए और प्रिस्क्रिप्शन भी स्पेशलाइज्ड जो प्रोफेशनल बंदा है वो प्रिस्क्राइब करे और प्रिस्क्रिप्शन पे उसकी मेडिकेशन हो। सर मुझे ये बताइए कि ये इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक दी क्यों जाती है? उसमें ये जो है जितनी ज़्यादा कंजेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे जो प्रोफेशनल हजरात हैं या कुछ देखें आप भी हर इदारे में, हर जगह पे, हर फील्ड में, हर शोबे में कुछ जो है लोग ऐसे हैं जो कि अंधाधुंध पैसे की दौड़ में हैं। तो वो ये नहीं देखते कि भी वो अपना जो है नुकसान, अपना फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान, यानी वो अंधाधुंध प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। या फार्मर की एक साइकी है कि जितनी ज़्यादा मैं मेडिकेशन इस्तेमाल करूँगा उतना ज़्यादा मुझे जो है वो आप कह लें गोश्त या अंडे की पैदावार होगी। हालांकि ये बिल्कुल जो है वो गलत है। आप देखें, आपको अगर कोई मसला नहीं है तो आप यानी कि बगैर किसी मसले के जब आप मेडिसिन लेंगे तो उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये नुकसान जो है, इसी तरह पोल्ट्री भी एक ज़िंदा है, यानी लाइफ है। उस लाइफ को अगर ज़रूरत है तो मेडिकेशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़रूरत नहीं है तो फिर फजूल में मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सर आपका फ्यूचर में कोई अपना शेड बनाने का या अपना कोई पोल्ट्री फार्म बनाने का प्लान है? जी बिल्कुल, क्योंकि हर बंदे का जो मेरा तो तकरीबन 22-23 साल का एक्सपीरियंस जो है इसमें है। और आपको भी पता है कि भी
जो भी प्रोफेशनल बंदा है उसका एम होता है कि जी अपने बिज़नेस जो भी काम कर रहा है जिसमें उसका एक्सपर्टीज़ है उस एक्सपर्टीज़ को वो जो है प्रैक्टिकल लेकर आए। तो इंशाल्लाह मेरा भी एक इरादा है कि इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब के आपने लेक्चर सुने होंगे यकीनन, उनके बारे में, उनकी फाउंडेशन के बारे में और उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगे? तरबियत जो है वो तो एक घर से होती है और एक माशरे से होती है। उसमें कासिम अली शाह साहब की जो कंट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव है और वो ज़ाहिर है इदारे जो हैं वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, लेकिन अगर उसमें से अपनी थोड़ी सी सोच जो है वो पॉजिटिव के नेशन ने मुझे या कौम ने मुझे या मुल्क ने मुझे क्या दिया है उसमें से कुछ चीज़ कुछ वापस देने की कोशिश की है कासिम अली शाह साहब ने। तो इस चीज़ से खुशी होती है कि जी चलें यानी थिंक पॉजिटिव, वो जो हर चीज़ को पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव सोच बदलने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल एजाज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग पोल्ट्री फीड के बारे में, ये कैसे बनती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।